योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक डबल डोर फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस चार्जिंग करेंगे जो कि RX34A है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम बातों के बारे में बताऊंगा विस्तार से जो आप बार बार पूछते हैं। जैसे कि किसी लीकेज वाले केस में जब हम रेफ्रिजरेंट भरते हैं तो वो सिस्टम बार बार चोक होता है, इसके क्या कारण होते हैं दोस्तों, और आप वो क्या छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आज आपको बैक प्रेशर के बारे में और वैक्यूम अच्छा कैसे करें उसके बारे में, कैपिलरी को कैसे ट्रीट करें उसके बारे में, इन सभी चीज़ों को मैंने आज इस वीडियो में ही मेंशन किया है। क्योंकि दोस्तों, आप इन छोटी छोटी और अच्छी आदतों को अपनाकर जो यह समस्या है बार बार रेफ्रिजरेंट चोक होने वाली, उससे छुटकारा पा जाएंगे, यह मेरा मानना है। तो दोस्तों, यह जो फ्रिज है वो सैमसंग कंपनी का है और इसमें LG का कंप्रेसर लगाया हुआ है 57 नंबर, जो कि बाद में लगाया गया था। नॉर्मली लीकेज आपको पता ही है यहाँ से होती है, जो स्पॉट में आपको दिखा रहा हूँ। कभी भी आप प्रोसेस पाइप को ब्रेजिंग टॉर्च से ना खोलें, हमेशा इसे प्लायर के द्वारा ही काटें या इसको तोड़ें। क्योंकि दोस्तों, कई बार हम टेक्नीशियंस RX34A की जगह हाइड्रोकार्बन भर देते हैं जिसका हम कोई निशान नहीं लगाते, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप कभी हाइड्रोकार्बन भरें तो उसके ऊपर एक स्टिकर अवश्य लगाएं फ्लेमेबल का। तो दोस्तों, मैंने प्रोसेस पाइप पर पिन वाल लगा दिया है। अब मैं इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर भरूंगा। दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा। दोस्तों, हमेशा जब भी आप किसी भी सिस्टम में लीकेज चेक करें तो नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल करें, यही मैं आपको बार बार कहता हूं। क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो वो चोकिंग होने की जो समस्या है वो लगभग हमारी ख़त्म हो जाती है। मेरे इस नाइट्रोजन सिलेंडर में आज प्रेशर कम है, लेकिन फिर भी मैं इस फ्रिज को चेक कर पाऊँगा, इतना प्रेशर है। और हमेशा नाइट्रोजन सिलेंडर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको डबल स्टेज रेगुलेटर के साथ यूज़ करें। जो आप सामने देख रहे हैं यह डबल स्टेज रेगुलेटर है। देखिए, इस नॉब को मैं जितना घुमाता हूं उतना ही प्रेशर आगे मेरे फ्रिज में जाता है। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी तेज़ प्रेशर होता है और अगर ज़्यादा प्रेशर एकदम से चला गया तो हमारा फ्रीजर फट सकता है, हमारा फ्रीजर बैंड हो सकता है। इसलिए आप इसमें शुरू में 50 PSI का प्रेशर ही भरें, ताकि अगर बड़ी लीकेज हो तो वो हमें मिल जाएगी और हमें ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा और एक सेफ प्रेशर भी हम डाल पाएंगे। और दोस्तों, बेशक आप कॉन्फिडेंट हो, लीकेज आपको पता हो, लेकिन फिर भी आपको सभी पॉइंटों को लीकेज अवश्य चेक करना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। तो दोस्तों, हमें वैसे तो पता है कि लीकेज हमारे इस एरिया में है, लेकिन फिर भी आप झाग के द्वारा हर उस पॉइंट को चेक कीजिए जहां पर आपको लीकेज की संभावनाएं लगती हैं। चाहे वहां पर लीकेज ना हो तो भी आप उस पॉइंट को चेक कीजिए। और जो आप ये हीट एक्सचेंजर कोयल देख रहे हैं जो हमेशा पानी में डूबी रहती है लगभग, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है, उसे उतार लीजिए अगर वो आसानी से उतर रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो आसानी से नहीं उतर रहा तो आप उसे जाने दीजिए। जो ये हीट एक्सचेंज कोयल होती है दोस्तों, इसका जो कार्य होता है वो यही होता है, जब हमारे कंप्रेसर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर्स आते हैं तो वो पानी में से होकर जो गुजरेंगे तो उनका जो तापमान है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे कंप्रेसर पर अनावश्यक दबाव कम हो जाता है। इसलिए इसे हम कोयल को बदलना ही पड़ेगा अगर इसमें लीकेज है तो दोस्तों, देखिए, मैंने नाइट्रोजन का प्रेशर 70 PSI के आसपास कर दिया है। क्योंकि लीकेज फाउंड नहीं हो पाई इसलिए मैंने प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दिया है। आपको देखकर ही प्रेशर को बढ़ाना है। मैंने वो गेज बदल दिया है। मेरा जो नाइट्रोजन सिलेंडर था उसका एक पॉइंट लीक था जिससे मेरा नाइट्रोजन का प्रेशर बाहर निकल रहा था, इसलिए मैंने अब इस प्रेशर को कंपाउंड गेज के अंदर ले लिया है। वैसे ये गलत होता है, कंपाउंड गेज में हमें प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उससे कंपाउंड गेज खराब होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन फिर भी आपको देख के ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, लीकेज लगभग यही है, तो इसलिए मैंने उस हीट एक्सचेंजर कोयल को निकालकर मैंने एक 1/4 की पाइप का हीट एक्सचेंज कोयल बना दिया है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं, किसी भी हमारी गैस के कैन पर आप इसे फोल्ड कर सकते हैं और जैसे उसमें टर्न दिए हुए हैं उतने ही टर्न आपको बनाने हैं। कई बार हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे निकाल देते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि दोस्तों, कंपनियां जो भी कंपोनेंट देती हैं वो सोच समझ के देती हैं, इसलिए इसका कोई बैड इफेक्ट पड़ सकता है हमारे सिस्टम पर। इसलिए आप अगर 316 की पाइप उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप 1/4 की पाइप को ऐसे कोयल रूप में बनाकर हीट एक्सचेंज का काम ले सकते हैं। यह बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। मैंने
हमारे डिस्चार्ज पॉइंट को और हमारा जो ये ऊपर वाला ब्रेजिंग है इसे ब्रेज करती है। दोस्तों ब्रेज करते हुए आपको पाइप को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, उस उचित तापमान पर ही आपको ब्रेजिंग रोड को टच करना चाहिए ताकि ज़्यादा जो ब्रेजिंग हमारा मटेरियल है वो पाइप के अंदर जाकर फंसे ना। कैपलरी को मैंने निकाल लिया है, मैंने इसे काटा नहीं है क्योंकि बार बार कैपलरी काटने से छोटी पड़ जाती है जिसका बैड इफेक्ट हमारे सिस्टम पर पड़ता है, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल कर ही काटूंगा अगर मेरे को ज़रूरत महसूस हुई तो। ड्रायर का इस्तेमाल करना जरूरी है, आप स्ट्रेनर ना लगाएं, ड्रायर ही लगाएं। ड्रायर पर मैंने पिन वाल्व को लगा दिया है। दोस्तों मैं इस रेफ्रिजरेटर को डबल वैक्यूम करूंगा और मैं आज आपको कंपाउंड गेज में आप कैसे जान सकते हैं कि हमारे जो फ्रीजर में गैस लिक्विड चल रहा है उसका तापमान कितना है वो भी मैं बताऊंगा। कैपलरी को मैं काटूंगा हल्की सी, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैपलरी कटर से कैपलरी काटने का क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों वैसे इसका बोर साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसके चारों तरफ ब्रेजिंग मटेरियल लगा हुआ है जो अगर मैं इसको अंदर डालूंगा ड्रायर में तो वो इसके पॉइंट को ब्लो कर सकता है, इसलिए मैंने कैपलरी कटर से ही कैपलरी को काटा है और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना साफ बोर कटा है। आपको कैपलरी को काटने के लिए हमेशा कैपलरी कटर का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि आपके कैपलरी के इफेक्ट को बढ़ा देता है। ब्रेजिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है, सभी ब्रेजिंग हमने कर ली है सक्सेसफुली। आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जितने भी ब्रेजिंग किए हैं उसके दौरान एक बार भी कंप्रेसर को नहीं चलाया, इसलिए आपको भी कभी कंप्रेसर को चलाकर नहीं देखना चाहिए कि मेरी ये ब्रेजिंग कहीं ब्लॉक तो नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिल्टर या ड्राई का टाका लगाते हुए दोस्तों फ्लक्स का इस्तेमाल करें, अच्छी फ्लक्स का इस्तेमाल करें और पहले पाइप को अच्छी तरह से साफ़ कर लें किसी रेगमार से या फिर किसी आरी के ब्लेड से, तभी आपका टाका अच्छा लग पाएगा। तो दोस्तों अब मैं दोबारा से इसमें नाइट्रोजन के प्रेशर को डालूंगा, 50 psi के लगभग ही प्रेशर को डालूंगा और सभी लीकेज वाले पॉइंटों को या सभी ब्रेजिंग वाले पॉइंटों को मैं चेक करूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई हिडन लीकेज नहीं थी जो हमें ना मिल पा रही हो। इसमें जो लीकेज थी वो हमारे सामने थी, लेकिन फिर भी हमें सभी पॉइंटों को चेक करना चाहिए, हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर रेफ्रिजरेंट लीक हो जाता है तो वो हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, इसलिए आपको लीकेज का प्रोसेस दोबारा भी अवश्य करना चाहिए और नाइट्रोजन के द्वारा ही। और हमें लीकेज के कार्य को चेक करने का कार्य बिल्कुल धैर्य से करना चाहिए। उसके लिए हम एक मिरर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो हमारे पॉइंट होते हैं ब्रेजिंग के उनको पीछे की तरफ से देखने के लिए। वैसे आप उंगलियों की सहायता से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं, पीछे दबाव बनाकर आप पीछे की साइड में आगे लीकेज चेक सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर मिरर का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अब हम सिस्टम को वैक्यूम करेंगे। ये मेरा मैनिफोल्ड गेज है और वैक्यूम मेरा पूरा ये चार्जिंग स्टेशन है। ये लो प्रेशर पोर्ट है, ये हाई प्रेशर पोर्ट है दोस्तों, और ये वैक्यूम पंप से कनेक्ट होता है। और ये मेरा डीपली वैक्यूम देखने वाला पोर्ट है जिसको मैं सबसे बाद में खोलता हूँ। मैं आपको ये सभी पोर्ट खोल के दिखाऊंगा। दोस्तों ये मेरा जो वाल्व है ये गैस सिलेंडर को कनेक्ट करता है इस मैनिफोल्ड से। जो आप ये पीली चार्जिंग लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं गैस सिलेंडर लगाऊंगा इसके ऊपर, और जो नीली वाली चार्जिंग लाइन है इसको मैं लो साइड पर लगाऊंगा सिस्टम के, खोल दूंगा इस पोर्ट को। और जो लाल वाली चार्जिंग लाइन है इसे दोस्तों मैं हाई प्रेशर वाली साइड पर लगाऊंगा, और ये वैक्यूम पंप से कनेक्ट है, इसे भी मैं खोल दूंगा। ये सारे पॉइंट मैं खोल दूंगा, सिर्फ जो ये पॉइंट है ये इसको मैं बाद में खोलूँगा जब मेरा सिस्टम वैक्यूम डीपली चला जाएगा। चार्जिंग लाइन को लगाने से पहले उसके पॉइंट को देख लीजिए, क्या चार्जिंग लाइन आप सही सिरे से लगा रहे हैं। कई बार हम पिन वाली साइड से नहीं लगा पाते और दूसरी साइड से लगा देते हैं, जिससे भी हमारा वैक्यूम नहीं हो पाता और इसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। लाल चार्जिंग लाइन को दोस्तों मैं हाई साइड पर लगा दिया है और नीली वाली चार्जिंग लाइन को मैंने लो साइड वाली प्रोसेस पाइप पर लगा दिया है। हम इसको डीपली वैक्यूम करेंगे और मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि आप हमारे कंपाउंड गैस से जो गैस हमारे सिस्टम में चल रही है ऊपर फ्रीजर में उसका क्या तापमान है वो भी हम देखेंगे, कैसे आप उसे कंपाउंड गैस के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन का प्रेशर अभी सिस्टम में था, आप देख सकते हैं कंपाउंड गैस की सुई ऊपर गई हुई है। अब जैसे ही मैं इसको वैक्यूम करूँगा तो वो प्रेशर नीचे की तरफ आ जाएगा। और मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि गैस ब्लास्ट वाला स्विच कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिए मैंने इसे खोल दिया है, अभी मैंने वैक्यूम पंप को नहीं चलाया है, इसे मैंने खोल दिया है ताकि जो ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर है वो मेरे वैक्यूम पंप को ख़राब ना करे, मेरे वैक्यूम पंप के तेल को ख़राब ना करे। अब मैंने वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया है, हमने वैक्यूम पंप को चला दिया है। अब आप वैक्यूम पंप के एग्जॉस्ट से मॉइस्चर को देख सकते हैं वेपर रूप में कन्वर्ट होते हुए। और मैं आपको इसके साइड ग्लास को भी दिखाऊंगा कि आप वहां पर देख पाएंगे कि कितना मॉइस्चर हमारे वैक्यूम पंप के अंदर इकट्ठा होता रहता है। अगर वो तेज़ी से बाहर ना निकलेगा दोस्त तो वो हमारे वैक्यूम पंप के तेल को कंटेमिनेट यानी कि उसको ख़राब कर देगा, उसको दूषित कर देगा, और जिससे कि वैक्यूम अच्छा नहीं हो पाता।
इसलिए हमें बार बार तेल को बदलना पड़ता है। इसलिए ही गैस ब्लास्ट का जो ऑप्शन होता है उसे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसे खोल के हम जो मॉइस्चर काफ़ी मात्रा में आ रहा है वो जल्दी से तेज़ी से बाहर निकल जाए वैक्यूम पंप से गैस ब्लास्ट स्विच के द्वारा। और हमें 5 या 10 मिनट के बाद उस गैस ब्लास्ट स्विच को बंद करना पड़ता है। अगर हम उसे बंद नहीं करेंगे तो हमारा वैक्यूम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस गैस ब्लास्ट स्विच से बाहर की हवा इंटर करती है बहुत तेज़ी से। इसलिए हमें उसे 5 या 10 मिनट ही इस्तेमाल करना है, ताकि जो ज़्यादा मॉइस्चर आया है वो जल्दी से बाहर निकल जाए और हमारे वैक्यूम पंप को ख़राब ना कर पाए। इसलिए आपको गैस ब्लास्ट के स्विच को बंद करना है 5 या 10 मिनट के इस्तेमाल के बाद। वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम में कितना मॉइस्चर है, जो आप जान जाते हो अगर उसके अंदर लीकेज है तो। इसलिए ये फीचर काफ़ी। तो दोस्तों, मैंने वैक्यूम पंप को थोड़ी देर होल्ड पर छोड़ दिया था। मैं इसको दोबारा शुरू कर रहा हूँ, और दोबारा शुरू करने के बाद मैं इसका जो मैंने आपको बताया था, मेरा ये राइट साइड वाला गेज जो डीपली वैक्यूम को दिखाता है, इसको खोलूँगा, क्योंकि इसे हम शुरू में नहीं खोल सकते, नहीं तो मीटर ख़राब होने की संभावनाएं बन जाती है। इसलिए मैं इसको अब खोलूँगा। गैस ब्लास्ट के स्विच को भी मैंने बंद कर दिया था, और जो आप देख सकते हैं साइड ग्लास में से ऑयल बिल्कुल साफ़ हो चुका है, यानी कि जो ज़्यादा मॉइस्चर था वो निकल चुका है। अब मैंने मेरे इस गेज को खोल दिया दोस्तों। इसमें जो रीडिंग है दोस्तों वो मिली बार और टोर में है दोस्तों। यह भी एक रीडिंग होती है वैक्यूम, डीप वैक्यूम को देखने में, जैसे हम माइक्रोन में देखते हैं या फिर इंच एचजी में देखते हैं, उसी तरह है हम टोर और मिली बार में देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसकी नीडल धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही है। देखिए ये 10 टोर पर पहुंच चुकी है, यानी कि जो मेरा वैक्यूम है अभी, अगर 10 टोर को कन्वर्ट करेंगे आप माइक्रोन में तो वो 10,000 माइक्रोन के बराबर होगा दोस्तों। और भी आप देखिए सुई नीचे जा रही है, और ये जो सुई है ये मेरी जाकर रुकी है 10 मिली बार पर। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 2 रीडिंग है, मिली बार और टोर, और 10 मिली बार पर सुई मेरी रुकी है, यानी कि जो मेरा सिस्टम है वो मेरा 7500 माइक्रोन वैक्यूम हो चुका है। इसको और भी डीपली जाना चाहिए था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा वैक्यूम और भी डीपली जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसे रोक देता हूँ और सभी वाल्व्स को बंद कर देता हूँ। इसके बाद हम इसमें रेफ्रिजरेंट को छोड़ेंगे, जो कि मैं सिलेंडर को सीधा करके ही छोड़ूंगा दोस्तों। लगभग मेरा जो वैक्यूम है अब वो 99% हो चुका है। ये काफ़ी है, क्योंकि मैंने कंप्रेशर को खोला नहीं था। कंपनी कहती है कि अगर आप किसी सिस्टम से कंप्रेशर को खोलते हो और उसे असेंबल करते हो या लगाते हो तो आपको कम से कम 500 माइक्रोन तक वैक्यूम करना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूं कि ये जो वैक्यूम हमने किया है ये पर्याप्त है। देखिए मैंने रेफ्रिजरेंट को धीरे धीरे छोड़ दिया है, वेपर्स रूप में मैंने छोड़ा है। जो भी सिंगल कंपोनेंट गैस है दोस्तों, उसको आप वेपर्स रूप में ही छोड़ें, और कोशिश कीजिए वैक्यूम करने के बाद आप रेफ्रिजरेंट को छोड़कर थोड़ा वेट कीजिए, ताकि जो रेफ्रिजरेंट है वो बराबर समान मात्रा में पूरे सिस्टम में फैल जाए, यानी कि लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इस फ्रिज को दोनों साइड से वैक्यूम किया है, इसलिए आपको जो हाई प्रेशर वाला जो वाल्व है वो बंद रखना है। हमें हाई प्रेशर साइड से गैस नहीं छोड़नी है, हमें वाल्व को बंद रखना है। सिर्फ हमारा वहाँ से हम तापमान को देखेंगे कि हमारा डिस्चार्ज तापमान कितना जाता है, और मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड गैस से आप कैसे रेफ्रिजरेंट के तापमान को जान सकते हैं, और हम इसके हाई प्रेशर यानी कि हाई टेम्परेचर वाले साइड के तापमान को भी जानेंगे। दोस्तों हमने सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की एक अच्छी मात्रा भेज दी है। आप देख सकते हैं जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो 150 से नीचे 140 के आसपास है, और हमारा बैक प्रेशर भी लगभग ठीक है। आप देख सकते हैं अभी जो बाहर का तापमान है वो 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। इसी के हिसाब से हम बैक प्रेशर को रखेंगे, और मैं आपको इस फ्रीजर के तापमान को भी दिखाऊंगा कि ये हम कहाँ तक अचीव करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप बैक प्रेशर के हिसाब से गैस भरते हैं तो आपको बाहर के तापमान को जानना ज़रूरी है, उसी के हिसाब से मशीन का बैक प्रेशर आता है। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप बाय वेट यानी कि वज़न के हिसाब से गैस डालेंगे किसी भी सिस्टम में तो आपको बैक प्रेशर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए कि वज़न तोलने वाली मशीन अपने साथ रखें और गैस को तोल कर ही उस सिस्टम में डालें जो उस सिस्टम पर लिखी हुई है। फिर भी आज हम इसी बात को परखेंगे कि बैक प्रेशर से क्या इफ़ेक्ट होता है तापमान पर। देखिए आप देख सकते हैं अभी जो बैक प्रेशर है वो 0 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, और हमने इसमें हीटिंग जो हमारा हीट एक्सचेंजर है इसमें पानी डाल दिया ताकि वो इफ़ेक्ट आ सके, जिससे कि कंप्रेशर ज़्यादा गर्म ना हो। हम इसमें गैस बिल्कुल आराम आराम से डालेंगे। दोस्तों मैं आपको हर बार बताता हूँ कि बैक प्रेशर बाहर के तापमान के अनुसार कम या ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गैस को तोल कर डालिए। और आज हम इसी बात को जानेंगे कि बैक प्रेशर
जीरो से थोड़ा सा ऊपर है और फिर भी हमारा तापमान बिल्कुल एकदम सही है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बाहर का तापमान कम है और मैं बैक प्रेशर को 10 या उससे ऊपर करूं। इससे आपको जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो आपके कंप्रेसर को परेशानी आ जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी 13 डिग्री तापमान दिखा रहा है हमारी कोयल का। आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाएगा। दोस्तों ये मेरा हाई प्रेशर मीटर है, इसमें हम हाई प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और तापमान को देखते हैं सिस्टम के। ये है कंपाउंड गेज दोस्तों, यानी लो बैक प्रेशर गेज। इसमें हम हमारे सिस्टम के बैक प्रेशर को देखते हैं और साथ में तापमान को देखते हैं जो हमारा फ्रीजर में चल रहा होता है। दोस्तों जो ये रीडिंग है नीले रंग में, ये RX-34A की है और जो नीडल है वो अभी माइनस मेरी 25 के आसपास चल रही है। यानी कि जो फ्रीजर में तापमान है वो -25 है, ये 30 और 20 के बीच में है। और आप देख सकते हैं इसका जो बैक प्रेशर है वो जीरो से थोड़ा सा ऊपर है। यानी कि अगर एक बैक प्रेशर है मेरा RX-34A का, तो मेरा जो तापमान फ्रीजर का चल रहा है वो -25 चल रहा है। इसके द्वारा, इस विधि के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि हमारे फ्रीजर में तापमान क्या चल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो अभी मेरा डिस्चार्ज प्रेशर चल रहा है वो 150 के आसपास है और जो बैक प्रेशर चल रहा है वो जीरो से थोड़ा सा ऊपर है। यानी कि मशीन बिल्कुल सही कार्य कर रही है। और जो मेरे फ्रीजर का तापमान है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी -15 चल रहा है और हमें इसे -23 या 24 तक। तो दोस्तों दोबारा से आप देख लीजिए, हमारा जो बैक प्रेशर है वो जीरो से थोड़ा सा ऊपर है, यानी 1 PSI के बराबर। क्योंकि दोस्तों बाहर के तापमान के अनुसार ही बैक प्रेशर रिएक्ट करता है और उसी हिसाब से हमारा डिस्चार्ज प्रेशर भी रिएक्ट करता है। जैसे जैसे सिस्टम गर्म होगा तो हेड प्रेशर बढ़ेगा और जैसे जैसे ही बैक प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए हमें गैस को बिल्कुल उचित मात्रा में डालना चाहिए। गैस कम डालेंगे तो भी परेशानी है, ज़्यादा डालेंगे तो भी परेशानी है। सेक्शन को भी आप चेक करते रहिए, हल्की हल्की ठंडी होनी चाहिए, सेक्शन पर बर्फ़ नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं -22 तापमान चल रहा है अभी जो फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर दौड़ रहा है। मैं फिर आपको कहता हूं कि सेक्शन पर बर्फ़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंप्रेशर को, वेपर्स को कंप्रेस करने के लिए बनाया गया है, ना कि लिक्विड को। इसमें मैंने डिजिटल थर्मोस्टेट लगाया है जो कि बिल्कुल सही है, एक्यूरेट तापमान दिखाता है। मैं आपको फिर बताता हूं कि ये जो बैक प्रेशर अभी 1 पर चल रहा है, जैसे जैसे बाहर का तापमान बढ़ेगा वातावरण का, तो इसके हिसाब से बैक प्रेशर बढ़ता जाएगा और हेड प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि दोस्तों RX-34 का हेड प्रेशर 150 से लेकर 185 तक जा सकता है मैक्सिमम। तो आपको यह नहीं देखना कि मेरे को बैक प्रेशर 10 ही करना है। सबसे अच्छा तरीका है कि गैस को तोल कर भरें। मैं आपको हर बार बताता हूँ, तो आपको बैक प्रेशर देखने की जरूरत नहीं है अगर आपने सारा काम सही किया है। क्योंकि दोस्तों हमने सारे काम को अच्छी तरह से किया है। हमने फ्लैशिंग नाइट्रोजन से करवाई है। मैंने एक बार भी कंप्रेसर को नहीं चलाया, बाहर की हवा को अंदर नहीं जाने दिया। इसलिए आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत ही बारीक बातें हैं। और आप देखेंगे लास्ट तक इसका जो बैक प्रेशर है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा और तापमान भी पूरा अचीव होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, आप बिल्कुल बारीकी से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो बैक प्रेशर है वही चल रहा है 0 से 1 PSI के आसपास। यानी कि जो मेरे फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर दौड़ रहा है उसका तापमान अभी -25 के आसपास चल रहा है। जैसे जैसे बैक प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों, तापमान उसका, जैसे अभी -25 चल रहा है और बैक प्रेशर ऊपर बढ़ गया तो उसका तापमान माइनस फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि -18, -20 उसके आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको बैक प्रेशर को अपने बाहर के वातावरण के हिसाब से ही उसको मेंटेन करना चाहिए। सेक्शन को हल्की हल्की ठंडा रखना जरूरी है, ये भी आपको जानना जरूरी है। सेक्शन पर बर्फ़ नहीं आनी चाहिए दोस्तों। ये सभी चीज़ें इसलिए हो पाती हैं, हम सारे कार्य को अच्छी तरह से करते हैं दोस्तों। फ्लैशिंग नाइट्रोजन से करवाते हैं, बाहर की हवा अंदर नहीं जाने देते हैं, अच्छा डीपली वैक्यूम करते हैं, तभी आप ये तापमान प्राप्त कर पाओगे। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों -23.9 डिग्री, यानी कि 24 डिग्री, -24 डिग्री के आसपास जो तापमान चल रहा है मेरे फ्रीजर में जो रेफ्रिजरेटर दौड़ रहा है उसका। और आप देख सकते हैं बैक प्रेशर और हेड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम गर्म होगा तो हेड प्रेशर भी बढ़ेगा और बैक प्रेशर भी बढ़ेगा, और उसका जो प्रभाव है उसकी सिस्टम की एफिशिएंसी पर पड़ता है, यानी कि सिस्टम कूलिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे कि ये हीट एक्सचेंज कॉइल है, अगर हम इसे ना लगाएंगे तो सिस्टम का हेड प्रेशर बढ़ जाएगा। दोबारा से आप देख सकते हैं कि -23.9 डिग्री तापमान है, यानी कि 24 डिग्री के आसपास। और आप देख सकते हैं कूलिंग भी पूरी पर्याप्त मात्रा में है, स्नो आप देख सकते हैं। दोस्तों देख लीजिए, बाहर का तापमान अभी 31.7 डिग्री के आसपास चल रहा है। अभी जो मैं आपको तापमान दिखा रहा हूँ ये बाहर का है, यानी कि इसी के हिसाब से बैक प्रेशर रिएक्ट करता है। इसका सबसे अच्छा तरीका दोस्तों वही है जो मैं बार बार कहता हूँ कि गैस को तोलकर डालिए, सिस्टम में जितनी गैस लिखी हुई है उतनी ही डालिए, तो आपको बैक प्रेशर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपका सिस्टम बिल्कुल पूरी एफिशिएंसी से कार्य करेगा। हमने सभी कार्य संपूर्ण कर लिए हैं। मैंने डेड नट से ब्लॉक कर दिया है हाई साइड वाल्व को भी और लो साइड वाल्व को भी। दोस्तों
मैंने वो तमाम बातें इसमें मेंशन करने की कोशिश की है जिनको जानकर आप अपने कार्य में और दक्षता हासिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं दोस्तों। और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप मुझसे पूछिए, मैं पूरी कोशिश से उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।